एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं, जिसमें हम 2018 के पेपर से स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन कराना। क्योंकि 2018 का पेपर देखने से हमें ये होगा कि पेपर कैसा आता है। सबसे पहले जब किसी चीज़ की हम तैयारी करते हैं तो उसके पैटर्न को समझना चाहिए, ठीक है। तो हम और 2018 का पेपर देखने के बाद हम एक बार सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पहले हम क्वालिफाइंग मार्क्स को सिक्योर कर लें 15 से 20 दिन के अंदर, और उसके बाद हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं वो करें एक ही बार में। इस बार का सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने पेपर सेकंड का CDP के 30 क्वेश्चंस और साइंस के 30 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अभी मैं सोशल साइंस का कर रही हूँ और रात में आपको 8 बजे के करीब आपको हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सोशल साइंस है वहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो साइंस और मैथ में होता है तो मैथ और साइंस में 2 डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। तो आपका 31 क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 90 तक आपको जो है आपको सोशल साइंस की सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी, क्योंकि 30 क्वेश्चंस का मैं करा रही हूँ। तो आपको सीटेट की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। पेपर 1 का भी मैं अपलोड करने वाली हूँ अभी, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ के तैयारी करिए अपनी, और देखिएगा हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और इस बार एक ही बार में पेपर को फिनिश कर देंगे। सीटेट क्वालिफाई सबका होगा। तो चलिए इसी विश्वास के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। और सोशल साइंस जिनका है उनके लिए ये वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन जो है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो वात दिग्दर्शी यानी विंड वेन इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। वायु वेग, वायु दाब, वायु की दिशा या वायु का तापमान, ठीक है। विंड वेलोसिटी, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन, एयर टेम्परेचर, किस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी वायु की दिशा विंड डायरेक्शन को मीज़र करने के लिए वात दिग्दर्शी यानी विंड वेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। हम लोग NCERT की बुक भी कवर करने वाले हैं, तो NCERT की बुक तो मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं बोर्ड पे भी डिस्कशन कर दूंगी चैप्टर वाइज। तो आप लोग जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा कि क्या डायरेक्ट बुक से पढ़ाया जाए या बोर्ड पे आप लोगों को चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडल यानी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर बाह्य वायुमंडल जो है वो परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। क्लास 7th की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें पहला चैप्टर जो है उसमें ये डायग्राम बना हुआ है। तो सीधे सीधे इन्होंने डायग्राम ही उठा के दे दिया है और आपको अरेंज करने के लिए कह दिया है कि आंतरिक से बाहर तक, यानी जो इंटरनल कोड होता है उधर से लेके आउटर तक, यानी आपको परपटी तक, क्रस्ट तक, इनर कोर से लेके आपको यहाँ से, अगर आप देखें इस डायग्राम को तो जो ये आपका ये वाला है यहाँ से अरेंज करना है किसकी तरफ, बाहर की तरफ। तो हम जब अंदर की तरफ सबसे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, इनर कोर। उसके बाद क्या आता है, आउटर कोर। फिर क्या आता है, मेंटल,
और उसके बाद आता है हमारा क्रस्ट। तो अगर हम आंतरिक से बाहरी तरफ परत पहचानेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये पेपर कहीं से भी लाइन से ही बनाते हैं, वो बुक के ही किसी भी लाइन को ले लेते हैं। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर इस तरीके से नहीं बनाते, वो टफ नहीं है, बस ये है कि आपको लाइन बाय लाइन कोई भी लाइन छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक बार पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर 34 खैर स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहत ज्वार भाटा या लघु ज्वार भाटा। तो ये एक एंगल बना हुआ है और ये भी क्लास 7th में ही दिया हुआ है कि ये किस तरीके का, अगर ऐसा एंगल बनता है जैसे 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है आपका, तो ये क्या होता है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड, इसको क्या बोलते हैं। तो जो इसको बोलते हैं वो बोलते हैं नीप टाइड यानी लघु ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं इसको, लघु ज्वार भाटा। ये आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की बुक में दिया हुआ है। सेम डायग्राम बना हुआ है, वहाँ पे आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले, हमको लग रहा है कि हमें ज्योग्राफी की बुक पढ़ लेनी चाहिए, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। 34 का हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है और बड़े होकर मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है। When the rivers enters the plain, it bends and flow, forming the large bends known as leaf, flood plains, meander, oxbow lake, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या चाप झील। तो 35 को ऑप्शन नंबर 3 यानी विसर्प मेंडर इज करेक्ट आंसर। विसर्प बोलते हैं जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े होकर बड़े मोड़ बनाकर बहती है, उसे हम विसर्प कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। टाइम निकाल के 30 क्वेश्चंस आप अगर देखते हैं तो आपका पेपर कंफर्म आपका निकल जाएगा। और एनसीईआरटी को पढ़िए, मेरे चैनल पे आप जुड़िए क्योंकि एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाएगी। बोर्ड के थ्रू भी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी, जितना हो सकता है वो हम लोग करेंगे, मिल के करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, टीचर्स तक शेयर करिएगा क्योंकि ये सभी टीचर्स हैं। इतना तो हम 36 अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 वायु मार्ग वितरित करने का, दवाओं को, सारे सामान मतलब वितरित करने का। अगर आपदा आती है तो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे ट्रेन नहीं जाएगी, गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, तो क्या कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा, तो वायु मार्ग। वायु मार्ग के सहारे देखते हैं हम कि सामान पहुँचाया जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या मानव भूगोल। द ब्रांच ऑफ द जियोग्राफी विच डील्स विथ कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको, डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। सूर्य गुजरात में अभिकथन है ये और उसका कारण दिया हुआ है, तो कथन और कारण को मैच करना, उसके बाद विकल्प। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है और इसको समझ के थोड़ा करना पड़ता है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण क्या है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। पहला ऑप्शन है कि ए और 2 मतलब कथन और कारण दोनों सत्य हैं और आर ए को यानी कारण जो है वो ए को स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं करता है। थर्ड है ए सत्य है और आर असत्य है, यानी कथन सत्य है, कारण उसका असत्य है।
फोर्थ है कि कथन असत्य है लेकिन कारण जो है वो सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ से होगा? यहाँ से, ठीक है। ए और आर यानी कथन और कारण दोनों ही क्या है? सत्य है, लेकिन जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और कम से कम चैनल के सब्सक्राइबर 1000 हो जाए ताकि मैं लाइव आके क्लासेस ले सकूँ। तो आप लोग हेल्प करिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो फायरवुड, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी या कोल। तो हम जानते हैं कि गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला। तो यहाँ पे आपका सौर ऊर्जा जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पिसीकल्चर। द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड इज नोन एज सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पिसीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 4 यानी पिसीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल का सकरा भाग यानी अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस इज नोन एज स्ट्रेट बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं या बे बोलते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 2 यानी उसको हम बोलते हैं स्थल संधि। क्या बोलते हैं? स्थल संधि, इस्थमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज स्मॉलेस्ट इन साइज? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। तो 42 को ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑस्ट्रेलिया इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन साइज, ठीक है। तो सबसे ऑस्ट्रेलिया जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? सोशल साइंस में क्या क्या शामिल है? किस लेवल पे? अपर प्राइमरी स्टेज पे। एट द अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्राइजेज ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान या इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। तो 43 का ऑप्शन नंबर 3 यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जो हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये आपके अपर प्राइमरी स्टेज पे सोशल साइंस के में शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगमनात्मक अभिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? इंक्लूडिव इंडक्टिव लर्निंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज? एक्सपोजिटरी टीचिंग, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, सिमुलेशन, मास्टर लर्निंग। व्याख्यात्मक शिक्षण और आगमनात्मक अधिगम की बात की गई है। व्याख्यात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण या निपुणात्मक अभिगम। तो यहाँ पे आपका 44 का ऑप्शन नंबर 1 जो है
व्याख्यात्मक शिक्षण यानी एक्सपोजिटरी टीचिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। ए सत्य है और बी असत्य है, ए असत्य है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर नंबर 1 ए सत्य है, यानी आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, भाई सही बात है। और बी असत्य है, दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है, यहाँ पे लिखा है। तो ये आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ए सत्य है और बी असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। मैं 60 आज हम लोग 60 तक करेंगे और कल की वीडियो में हम लोग 61 से देख लेंगे। हिंदी की जो दोनों के लिए है, चाहे साइंस वाले हों चाहे सोशल साइंस वाले हों, और हिंदी का एक कॉमन है, इसलिए मैं आज रात को इसकी वीडियो अपलोड करूँगी और ये वीडियो मैं दिन में अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग सारे वीडियोस को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे मैं भी लाइव आ पाऊँगी, और आप लोग चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपना प्यार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। व्हाट इज़ एम्पेरिकल एविडेंस। डेटा गैदर्ड इन द रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं काम कर रही हूँ उससे किसी को लाभ मिल रहा है या नहीं। डेटा गैदर्ड इन द रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस, अ न्यूमेरिक अप्रोच फॉर रिसर्च, डेटा मेजर्ड इन मेट्रिक यूनिट्स, डेटा गैदर्ड यूजिंग रिलायबल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो 46 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े अनुभवजन्य साक्ष्य हैं। ठीक है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीतिक विज्ञान। द मेथड्स द मॉडल्स रेप्लिकेज ऑफ फिजिकल फीचर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 3 यानी ज्योग्राफी इज द करेक्ट आंसर। ज्योग्राफी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक सेकेंड, भूगोल। ठीक है, भूगोल। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है भूगोल। क्वेश्चन नंबर 48, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो द कलेक्शन ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सोर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बोथ प्राइमरी एंड टर्शियरी। तो 48 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी द्वितीयक है, ये द्वितीयक है। ठीक है, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 49, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। अनन्य, विशेष, समावेशी, आधुनिक, एक्सक्लूसिव, स्पेशल, इंक्लूसिव या मॉडर्न। इन विच टाइप ऑफ क्लासरूम द स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज लर्न अलॉन्गसाइड अदर स्टूडेंट। तो 49 का ऑप्शन नंबर 3 यानी समावेशी, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, और निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया था। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ऐसा सिद्धांत किसने दिया था। CL ओगडेन, D पर्सेल, JH बेल, J पियाजे। तो ऑल चिल्ड्रंस गो थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट बट एट डिफरेंट रेट, देयरफॉर टीचर्स मस्ट प्लान एक्टिविटीज फॉर इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड अ स्मॉल ग्रुप्स, नॉट जस्ट फॉर द क्लास एज अ होल। किसने दिया था भाई। तो यहाँ पे जीन पियाजे जो थे, इन्होंने ये दिया था। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे। काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें। परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। इन ऑर्डर टू प्रोमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम, अ टीचर शुड एंगेज स्टूडेंट इन डिबेट एंड डिस्कशन, गिव देम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, डिवाइड द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स फॉर वर्क, प्रोजेक्ट देम, प्रोवाइड देम वेरियस सोर्सेज टू डू द प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। छात्रों को क्या है यार 51 को सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। यहाँ पे बहस का मतलब कोई फालतू की बहस को नहीं है, ठीक है। इंगेज स्टूडेंट इन डिबेट एंड डिस्कशन, यहाँ डिबेट की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इंगेज स्टूडेंट इन डिबेट एंड डिस्कशन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्रोत प्रदान करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच। अ सेल्फ गाइडेड, ए सेल्फ डिसिप्लिन्ड थिंकिंग विच अटेम्प्ट टू रीजन एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी इन अ फेयर माइंडेड वे इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको भाई? ऑप्शन नंबर वे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं, सोच या चिंतन जो भी आप कह सकते हैं। 52 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? द कलर यूज इन द अजंता केव्स पेंटिंग हैव बीन derived फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स? रिमेन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स, ग्रेफाइट, प्लांट एंड एनिमल्स या स्लेट। अजंता की गुफा जो है उसके जो चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग हैं वो निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधों और खनिज से या स्लेट से। तो जो अजंता गुफा के चित्र के जो कलर हैं वो आपके पौधों और खनिज से प्राप्त किए गए हैं, तो यहाँ पे प्लांट्स एंड मिनरल्स इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, तो और क्या क्या हम कर सकते हैं, अपने भी सुझाव आप हमें दीजिए, ठीक है। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ पर लिखी गई हैं? ताड़ पत्रों पर, पत्थरों, कागज़ या लकड़ी पर। द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन द, किस पे लिखी गई हैं? तो 54 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी पाम लीव्स, ताड़ पत्रों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो हम लोग लग रहा है आगे ही बढ़ चुके हैं, और 31, 41, 10, हाँ 60 तक करेंगे आज हम लोग। मानव इतिहास में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी थी? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या महापाषाण काल। तो 50 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक या मेगालिथिक। तो 55 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक इज़ द करेक्ट आंसर, सबसे लंबी थी। क्वेश्चन नंबर 56 दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यहाँ खेती और पशुपालन साक्ष्य पाए जाते हैं। तो दोनों में से वही कथन वाला है कि कौन सही है, कौन गलत है। तो यहाँ पे 56 का ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों सत्य है, तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही गई हैं। मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास ऑफ पाकिस्तान। एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग आर फाउंड हेयर। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 56 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पा साइट्स हैव बीन फाउंड? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 57 का
ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी गुजरात में सबसे ज़्यादा साक्ष्य हड़प्पा के नगर सबसे अधिक बड़ी संख्या में मिले हैं गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या प्राकृत? तो 58 का ऑप्शन नंबर 3 यानी संस्कृत में। ऑप्शन नंबर, ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। ठीक, 59 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या अजातशत्रु? तो फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपद इन द 6th century BC वाज महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु? तो 59 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा या संघ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धा, धम्मा, अहिंसा, संघा? तो क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर 3 यानी अहिंसा। अहिंसा इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 अहिंसा इज़ द करेक्ट आंसर। और आप लोग यहाँ पे, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ आज की वीडियो, जो 30 क्वेश्चन की थी, 31 से 60 तक, जबकि सोशल साइंस जो है वो 31 से लेकर 90 तक आपका सोशल साइंस ही आता है। जिन लोगों ने सोशल साइंस का पेपर लिया है तो इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। साइंस वालों के लिए CDP जो सबके लिए कॉमन है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, सीटेट 2023 करके दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसमें मैंने साइंस के भी क्वेश्चन कर दिए हैं। मैथ में डायरेक्ट बोर्ड पे आप लोगों को जब फॉर्म निकल जाएगा तब हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि याद रहे। और आज रात को हिंदी का पेपर हम देखेंगे, तो पेपर 1 को भी आप लोग देख लीजिएगा। 2018 का पेपर 1 भी हमने CDP के क्वेश्चन देख चुके हैं हम, और EVS के क्वेश्चंस देख चुके हैं, और हिंदी के देख चुके हैं। आज इंग्लिश के हम देखेंगे और आगे संस्कृत वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। 2018 का पेपर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम 19 के पेपर और तैयारी की तरफ अपने आगे बढ़ जाएंगे। थियरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थियरी वगैरह के साथ, और सिलेबस में किस तरीके से क्या ट्रिक बनानी है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो हमें नंबर चाहिए पासिंग, सबसे पहले उसकी तैयारी, और उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उसकी तैयारी। पेपर कैसे पास किया जाता है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।